डियर स्टूडेंट, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, आज इस दर्द को झेलते रहें तो आज इस दर्द को झेलते रहें तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आइए आज हम आपको अकार्बनिक रसायन उसके आगे यानी लेक्चर नंबर 3 में ले चलते हैं आज आपको। तो हमारा यूट्यूब चैनल है एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल है और उसी चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। फिजिक्स की मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस एकेडमिक पॉइंटर चैनल में मिल जाएगी। तो इसके पीछे वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना, तब ये आगे वाली वीडियो क्लियर होगी, समझ में आएगी। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो वीडियो बनाए जो करेंगे यानी पढ़ाएंगे तो लेक्चर नंबर 2 में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मोललता की बात हुई थी। मोललता क्या होता है? ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां में मोललता बताया गया था। मोललता जो होता है, मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। केजी। तो ये उस दिन हमने आपको मोल के बारे में बताए थे कि मोल क्या है। विलयन के दो घटक होंगे, एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। तो विलेय का मोल क्या होता है और विलायक का मोल क्या होता है? तो इसमें हमने आपको बताया था कि विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटा विलेय का जो अणु भार होता है उसी को हम विलेय का मोल कहते हैं। तो विलेय का मोल, तो इसका एक फाइनल फिर फार्मूला आएगा, मोललता बराबर, इसकी जगह पे विलेय का मोल लिख सकते हैं। विलेय का मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम। ये एक फाइनल फार्मूला देता है। इसका मात्रक होगा मोल प्रति केजी, मोल बटा किलोग्राम, यूनिट्स। मोललता का मात्रक होगा मोल बटा किलोग्राम। ये भी एक सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां है। तो आइए इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे न्यूमेरिकल जितने होंगे सारे न्यूमेरिकल से कराया जाएगा इस विलयन चैप्टर का। तो इसका एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मोललता में क्या होता है कि जैसे 6 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एसिड होता है। 6 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 ग्राम जल में घोला गया। घोलेंगे तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। 6 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 ग्राम जल में डिजोल्व किया गया, घोला गया। तो देखिए, हमने आपको विलेय विलायक पहचानने का बेस्ट तरीका बताया था कि आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसमें देखिए, अगर H2O है, जल है, तो आप समझ जाइए कि जल H2O विलायक है। बाकी जो बचे कंपोनेंट वो आपका विलेय हो जाएगा, उसको आपको विलेय दे देना है। तो विलायक तो जल हो गया, लेकिन विलेय क्या हो जाएगा? H2SO4। ये क्लियर हो गया। ये हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर H2O की बात किया है उसने, जल,
तो जल विलेय हमेशा होता है और इसके बाद का जो कंपोनेंट उसमें डिजॉल्व करा जाएगा वो आपका हो जाएगा विलेय। तो यहाँ पर जो विलेय का भार होगा वो यूरिया होगी। 6 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में डिजॉल्व किया गया, तब जो विलयन बनकर के तैयार होगा उसमें 2 घटक होगा, एक होगा विलेय, दूसरा हो जाएगा विलायक। तो इसकी जो मोललता निकालेंगे हम, तो मोललता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए इसी में रखेंगे हम फार्मूले में, तो मोललता बराबर विलेय का भार ये 6 ग्राम, मैंने बताया कि H2O के अलावा जो भी आपको कंपोनेंट बचेगा वो विलेय ही होगा। वो देखिए कितने ग्राम डिजॉल्व किया गया है जल में, तो वही विलेय का भार हो जाएगा। तो 6 ग्राम है ये बटा अणुभार किसका, इसी विलेय का अणुभार हम निकालेंगे, इसी H2O का हम अणुभार निकालेंगे। देखिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में आपको मैं अणुभार निकालने का तरीका बताया था कि आप अणुभार किसी भी यौगिक का कैसे निकाल पाएंगे, तो आपको अणुभार निकालना ही पड़ेगा। तो अणुभार हमने आपको लास्ट में बताया था लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो जाकर के जरूर देख लेना तभी आप जान पाएंगे। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूं आपको कि H2SO4 का कैसे निकालेंगे। तो जब अणुभार निकालते हैं तो हम उन यौगिकों का जो परमाणु होता है, परमाणुओं का मॉस लेते हैं, द्रव्यमान संख्या लेते हैं। जब परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या को जब हम ऐड करते थे सभी परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याओं को, तो उसी को हम अणु भार कहते हैं, यानी परमाणुओं के भार का जो योग होगा, क्योंकि परमाणुओं से ही अणु बनता है, तो परमाणुओं के भारों का जो योग होगा वही होता है अणु भार होता है। तो H2O का अणु भार हाइड्रोजन 1H1 1 होगा गुणे 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 बार है इसलिए हमने 2 का गुणा किया, प्लस सल्फर है 16 दूना 32 डबल होगा ये, तो 16 दूना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन होता है 8 दूना 16 उसका हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। अब इसके बाद 4 बार ऑक्सीजन है तो 16 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 16 चौका हो जाएगा 64, 16 चौका 64, इसको ऐड कर लेंगे, ये 2 32 64, 4 2 6 2 8 6 3 9 98, इसका अणुभार हो गया 98 गुणे ml 250 ग्राम, विलायक का भार है 250 ग्राम, 250 लिख देंगे विलायक की जगह। ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का भाग करते हैं, 1000 का भाग 1000 का भाग कराएंगे, ये भाग जा करके अंश में गुणा हो जाएगा 1000। इसी को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसके बाद 25 चौका 100, 4 हो गया, 6 चौका 24, 24 बटा 98, इसको 2 से काट लीजिए, छोटी संख्या 2 से कटेगा तो 12, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 47, 2 चौका 8, एक कैरी होगा 18, 9 हो जाएगा ये हो जाएगा 9, 49, तो ये हुआ 12 बटा 49। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड भी बता देता हूं मैं 12 49.0120, 49 मान लो, उसको एक अंक ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट में आप कर सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 298, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 98, 0 8 2 11 9 2 1, नहीं 1 नहीं होगा ये, देखिए ये एक कैरी होगा तो 2 22 आ जाएगा, फिर आप एक 0 बढ़ाएंगे, 22 0 220, अब 220 जाएगा ये, 5 चौका 20, यानी 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स। इसका जो फाइनल उत्तर आएगा 0.24 मोल
बटा किलोग्राम, यूनिट सहित। ये इसकी जो मोललता बनकर के तैयार हुई है, सांद्रता, ये आपका 0.24 मोल प्रति किलोग्राम, यह इसकी मोललता निकल आई। ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज्य क्या होता है, उसी को मोल अंश या मोल प्रभाज्य कहते हैं। देखिए बहुत ही साधारण तरीके से बताते हैं। मोल प्रभाज्य, ये यहां पहले बता देता हूं। मोल प्रभाज्य बराबर, जैसे मोल प्रभाज्य का मतलब होता क्या है, प्रभाज्य या अंश। इसका मतलब अंश की बात किया जाए, अंश का मतलब वो तो कोई एक पार्ट्स होता है, कोई एक भाग होता है, अंश उसे कहते हैं। जैसे अगर ये एक्सपेरिमेंट बता दूं मैं आपको, ये मार्कर है, मार्कर है, तो मार्कर का एक छोटा सा पॉइंट अगर जो निकाला जाएगा, तो ये मार्कर का ये एक भाग होता है, पार्ट्स होता है। मार्कर के ये क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो जो मोल अंश होगा वो विलयन का एक कोई एक पार्ट्स होगा, और वो जो पार्ट्स होगा वो या तो विलायक होगा या तो विलेय होगा। जैसे अगर जो हम विलयन बनाएंगे, विलयन, तो ये बनेगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो देखिए विलयन के दो पार्ट्स बनेंगे, इनके दो मोल अंश निकलेंगे, एक निकलेगा विलेय और दूसरा क्या निकलेगा, विलायक। दो ही मिलेंगे मोल अंश, और कोई मोल अंश सही नहीं है इसमें। एक विलेय का मोल अंश होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश। ये विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश, ये विलयन के मूल अंश होते हैं, विलयन का मूल अंश होता है। इसके दो ही घटक होंगे, तो एक विलेय का मूल प्रभाज्य और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज्य। और हम जिसका मूल प्रभाज्य लेते हैं, आप विलेय का लेंगे या विलायक का लेंगे, आप जिसका भी मूल प्रभाज्य लेंगे, उसके मूल प्रभाज्य का जो मूल अंश होता है हम उसको अंश में लिखते हैं। जैसे मैं फार्मूला लिख दूं तो उससे क्लियर होगा। मोल प्रभाज्य जो होता है वो हम कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी वो जो विलयन होगा उसमें दो घटक होंगे, एक विलेय होगा दूसरा विलायक हो जाएगा। तो किसी एक घटक का मोल लेंगे हम, आप चाहे विलेय का ले लीजिए चाहे विलायक का ले लीजिए। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटक का मतलब या तो विलेय होगा, सॉरी विलेय विलायक दोनों का मोल अंश, विलेय विलायक दोनों के मोल अंश को आप जो है ना, या मोल को ऐड कर देंगे, विलेय विलायक का मोल उसमें ऐड होगा, मोल अंश नहीं मोल ऐड होगा। तो विलेय का मोल और उसमें उपस्थित सभी विलायक, उसमें उपस्थित सभी घटक का मोल, यानी विलेय का और प्लस विलायक का, तो विलयन का हो जाएगा। तो विलेय और बटा विलयन, ये विलेय का हो जाएगा। जब विलायक निकालेंगे तो विलायक और बटा विलयन, नीचे विलयन ही रहेगा। मैं लिख के बता दे रहा हूं कि जो मोलंश होता है या जो मोल प्रभाज्य होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोल को हम मोल प्रभाज्य कहते हैं, उसको हम मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसके दो होगा, नंबर एक विलेय का मोल प्रभाज्य या मोल अंश, विलेय का मोल अंश ये, और दूसरा होगा विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। दो, एक विलेय का मोल अंश होगा, दूसरा विलायक का मोल अंश होगा। तो जब विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो इसका होता है स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये। और जो विलायक का मोल अंश होगा वो कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये फार्मूला। देखो मैं यही बताना चाह रहा था आपको, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा चूंकि ये फार्मूला लिख गया।
अब क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर करना मुझे, कि जैसे हम विलयन लिए, विलयन में एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक। तो ये विलेय का मूलंश है स्मॉल एन, जितनी भी स्मॉल क्वांटिटियां हैं, जितनी भी स्मॉल क्वांटिटियां हैं वो सारी विलेय जाएंगे, और जो कैपिटल हैं वो सारे क्या जाएंगे, विलायक जाएंगे। वो सारे विलायक होंगे, वो चाहे स्मॉल एन हो, चाहे स्मॉल डब्ल्यू हो, चाहे कैपिटल एम हो, चाहे कैपिटल डब्ल्यू हो। मैं यहां बताया कि स्मॉल सारे विलेय हो जाएंगे और कैपिटल सारे विलायक हो जाएंगे, ये चीजें। तो विलेय का मूलंश बराबर होगा, अब देखिए मैंने बताया कि जिसका मूलंश लेते हैं उसी का मोल हम क्या रखते हैं, अंश में रखते हैं, ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या लेंगे, विलयन का मोल, यानी सभी घटक का मोल। सभी घटक का मतलब आप विलेय और विलायक ही तो पाएंगे, और विलयन में कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है। तो विलेय का मोल और बटा विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, और विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल बराबर विलयन का मोल, और विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता ही है। तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन विलेय का मोल हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा विलायक का मोल। तो अगर जो हम विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो विलेय का मोल ऊपर रखेंगे, और जब हम विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो विलायक का मोल ऊपर रखेंगे, और बटा विलयन का मोल नीचे वही रहेगा। तो यही बताया गया था मोल अंश में कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों के, सभी घटकों का मतलब आप कोष्टक में लिख लीजिएगा विलेय का और प्लस विलायक का मोल, तो वही चीज को सभी घटक बोलेंगे। तो मोलंश जो होगा, मोल प्रभाव जो होगा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को मोलंश या मोल प्रभाज कहते हैं। दो इसके घटक होंगे, विलेय का मोलंश और विलायक का मोलंश। अच्छा ठीक है, कभी कभी विलयन का मोलंश पूछ लेता है, विलयन का मोलंश। तो विलयन का मोलंश होता है एक। आइए मैं अब सिद्ध करके दिखाता हूं कैसे एक आएगा। तो जो विलयन का मोलंश होता है, विलयन का मोल अंश इक्वल टू, विलयन बराबर क्या, विलेय प्लस विलायक को। तो विलयन का मोल अंश बराबर विलेय का मोल, विलेय का मोल अंश, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप जो मैं बोल रहा हूं आप उससे लिख सकते हैं। विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश, ये अब विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर विलयन का मोल अंश। अब देखिए विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश दोनों जगह रख दीजिए। तो जब हम विलेय का मोल अंश निकालेंगे, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये इसको सॉल्व करिए, हर बराबर है तो एन प्लस एन ऊपर जुड़ जाएगा, एन प्लस एन इक्वल टू 1 हो गया। विलयन का मोल अंश एक, ये याद रखना, ये कब यूज होगा कि जब आप सवाल लगाएंगे, जब आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक कंपोनेंट का मोल अंश देगा, दूसरे का आपसे पूछेगा। विलेय का मोल अंश दे दिया तो विलायक का मोल अंश पूछेगा, तो आपको यहां रख देना है। विलेय के मोल अंश को रख करके आप इधर करके 1 से आप घटा देंगे तो विलायक का मोल अंश आ जाएगा। और अगर जो विलायक का मोल अंश दिया है विलेय का निकालेंगे, आप इसको इस साइड रख दीजिए, वो उसका निकल आएगा। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले से आप विलेय का मोल अंश दिया है तो विलायक का निकाल लेंगे, अगर जो विलायक का दिया है तो आप विलेय का निकाल लेंगे मोल अंश। ये आपके होंगे एक क्वेश्चन, विलयन का मोल अंश एक। अब आइए और देखिए इसमें क्या बताते हैं हम। ये तो क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ये आपको क्वेश्चन लगाने में मदद करेंगे। विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का मोल अंश। तो ये स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल, सॉल्व किया हमने एक आया। और हाँ एक बात को और विशेष ध्यान देना,
जैसे आपने मोलेंस निकाला, क्वेश्चन सवाल अभी मैं कराता हूं, आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाता हूं। आपने विलेय का मोलेंस निकाला, विलेय का निकाल दिया, आपको विलायक का मोलेंस नहीं निकालना है, ये मन नहीं कर रहा है, ये होता है हटाओ क्या निकालें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो विलेय का मोलेंस है उसको 1 नंबर से घटा दो तो विलायक का मोल आ जाएगा। और अगर जो विलायक का मोल दिया है, विलेय का निकालना है, किसी एक कंपोनेंट को आपको निकाल देना है, चाहे विलेय का निकालना चाहे विलायक का निकालना। अगर जो विलेय का निकालोगे तो आप 1 से घटाएंगे, और अगर जो विलायक का निकालेंगे तब भी आपको 1 से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप विलेय विलायक दोनों का मोल अंश पाएंगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर हुआ कि आप 2 कंपोनेंट में किसी एक का निकाल लीजिए और दूसरे वाले को आप 1 से घटा दीजिए, तो वो दूसरे वाले का मोल अंश निकल आएगा। अब जैसे आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये पूरा करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं विलेय, हम फार्मूले से लगाना चाहते हैं कि हम फार्मूले से लाना चाहते हैं, तब पर भी आ जाएगा वही, दूसरा नहीं आएगा। और हाँ, ये भी याद रखना कि जो भी विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश आए उसको जब ऐड करेंगे तो 0.99 आना चाहिए, 0.99। ये जो होता है ये 1 के क्या होता है, बराबर होता है, 1 के क्या होता है, बराबर होता है। 0.99 जो होगा वो 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो ये हमारा मोल अंश है, विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। विलेय और विलायक के दोनों मोल अंशों को जब आप ऐड करेंगे तो 0.999 आना चाहिए, 0.99 आना चाहिए। ये हुआ मोल अंश। तो ये मैंने आपको समरी बताया कैसे करेंगे आप। और अब हम इन क्वांटिटियों को थोड़ा देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि विलयन का मोल अंश 1 होगा, विलायक का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश बराबर विलयन का मोल अंश, और विलयन का मोल अंश सदैव 1 हो जाएगा। अब आप किसी एक का मोल अंश निकाल करके इसका 1 हो जाएगा, आप इसको इधर कर देंगे, घट जाएगा तो विलायक का आ जाएगा। जो विलायक का निकाहा जाए, आपको विलेय का निकालना हो तो आप विलायक को इस साइड लाएंगे, 1 से घटा देंगे तो वो विलेय का मोल अंश आ जाएगा। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे तो आप ये कर लीजिए, ये तो आप इससे भी कर सकते हैं और अब इससे भी कर सकते हैं। और जब दोनों का मोल अंश निकल आए, जब दोनों को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 0.999 आना चाहिए। अगर जो नहीं आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो परिवर्त 1 से अधिक आना ही नहीं चाहिए। अगर जो 1 से अधिक आ रहा है तो या तो हम गलत हैं, या तो हमारा तरीका गलत है, या तो दिया गया क्वेश्चन गलत है, या तो हमको आते नहीं आए। अब ये तरीके से कर सकते हैं, या तो हमको आता ही नहीं है। ये अब आइए स्मॉल एन और कैपिटल एन बता दें। ये फॉर्मूला है, यहीं पे कर देता हूं। हम देखें भैया, हमें यूपी वाले कभी कभी बोली भाषा निकल आती है, तो आप उसमें हंसिए नहीं। यूपी अंदाज में, यूपी के अंदाज में, तो ये मैंने बताया कि आउते नहीं आए, नहीं आएगा। तो उसमें आपको देखना है कि गलत क्या और सही क्या है। तो ये 0.99 आना चाहिए। जैसे आप देखिए, स्मॉल एन जो होगा, स्मॉल एन बराबर विलेय का मोल, इसे बोलेंगे विलेय का मोल। इसको आपको नोट पॉइंट करना है। और स्मॉल एन बराबर फार्मूला होगा स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम। ये स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम। तो जो स्मॉल डब्ल्यू होगा, अब सुनो, स्मॉल डब्ल्यू जैसे कि हमने स्मॉल में विलेय लगाया, वैसे ही स्मॉल एन है तो स्मॉल डब्ल्यू होगा बटा स्मॉल एम होगा। स्मॉल कहीं भी आएगा तो वो आपको लिखना है विलेय। और सुनिए, ये तो हम आपको अपने अंदाज से पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी राइटर की बुक में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो आपको रहेगा यही, लेकिन वो क्वांटिटी चेंज कर देगा, वो अपने तरीके से बताएगा। जैसे अब यहाँ पे एन है तो ए लिख देगा, यहाँ पे बी लिख देगा, यहाँ पर फिर ए लिख देगा, बात वही है।
दूसरी बात नहीं है, आप हमारे तरीके से लगाएं और चाहे अन्य राइटरों की किताब से लगाएं, बात वही आएगी, दूसरी बात नहीं है। तो यही बताया, कभी कभी विलेय के मोलंस XA लिखा रहता है, विलायक का मोलंस XB लिखा रहता है, और यन की जगह पर यने लिखा रहेगा, यानी विलेय का मोल की जगह पर यने लिखा रहेगा और विलायक के मोल की जगह पर यन भी लिखा रहेगा, बात वही आएगी। तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से, बस आप खाली समझ लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, एकदम सवाल, एकदम से सवाल जो है ना उड़ जाएगा, धड़ से उड़ जाएगा। तो स्मॉल एन बराबर का स्मॉल डब्ल्यू बटा, स्मॉल है तो हम स्मॉल की ही बात करेंगे, हम कैपिटल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, जो स्मॉल डब्ल्यू होगा वो होगा विलेय का भार, विलेय का भार, और जो ये स्मॉल एम होगा ये होगा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। और जो कैपिटल एन होगा वो कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम होगा। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, विलायक का भार, और कैपिटल एम जो होगा विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार, और कैपिटल एन जो होगा विलायक का मोल, विलायक का मोल, और स्मॉल एन जो होगा विलेय का मोल। जी, ये इधर लिख दिया मैंने, इसको आप स्क्रीनशॉट या इसको लिख जरूर लेना। जब तक ये आपको नहीं आएगी, ये जो कहानी मैंने छाप दिया, जब तक ये आपको नहीं आएगी तब तक आप क्या जान पाए कौन छोटा कौन बड़ा। इसमें छोटा बड़ा का पहचान करना होगा, हमको विलेय विलायक निकालना होगा। तो इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करिए, तब जाकर के आप स्मॉल एन कैपिटल एन निकाल करके यहाँ रख दीजिए, धड़ से आंसर आ जाएगा इसका, सवाल एकदम से खत्म, कुछ नहीं। इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। इसलिए सब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक हेडिंग पढ़ा रहा हूं मैं, कहीं से नहीं छूटा है। तो ये इसको आप लिख जरूर लेना। अब आइए देखिए सवाल पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल वाले सारे विलेय होंगे, कैपिटल वाले सारे विलायक हो जाएंगे। तो स्मॉल एन बराबर, क्योंकि वो मोल होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार, और कैपिटल एन बराबर जो होगा वो भी होगा विलायक का मोल, लेकिन कैपिटल जितने भी होंगे सारे विलायक होंगे। यम होता है अणु भार, डब्ल्यू होता है भार, ये हुआ। देखिए इसमें भी अणुभार आया, अणुभार आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। आप इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर इलेक्ट्रो रसायन, वैद्युत रसायन में भी, और इसके बाद रासायनिक बलगतकी में भी आपको अणुभार पढ़ना ही पड़ेगा। अणुभार नहीं आएगा तो आप सवाल ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको अणुभार सीखना होगा। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 में हमारे चले जाइए, लास्ट के वीडियो में सिस्टमेटिक ढंग से सब बताया गया है, आप कैसे अणुभार को निकालेंगे सब बताया गया है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, फिर आकर के लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये हो गया। फिर मैं आपको एक बार अवगत कराना चाहता हूं, ये आप जो मैं जो पढ़ा रहा हूं आप अपने अंदाज से पढ़ा रहा हूं। आप जब अन्य राइटरों की बुक में देखेंगे तो ये सब चेंज रहेगा, मान लो एन ए, एन बी या एक्स ए, एक्स बी कुछ भी लिखा रहेगा। तो आप इसको देखिए चाहे जिसको देखिए, बस एक आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, बस आप उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को, सवाल को आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। चले ये आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप इसके बाद जो है आइए मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूं, सवाल करा दूं। अभी तो मैं अपने अंदाज से सवाल करा रहा हूं, फिर आपको बताएंगे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, न्यूमेरिकल्स का ऊपर से नीचे तक एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। अब सुनिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए, मोलंस
जैसे 6 ग्राम यूरिया को 6 ग्राम यूरिया को यानी 6 ग्राम यूरिया को विलायक क्या ले लिया, जल ले लिया जाए। 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम H2O में घोला गया, जल में घोला गया। जब घोलेंगे तो विलयन बनेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई साहब, विलयन बनेगा ये। हेलो, ये 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन, ये लिख लीजिए, प्राप्त विलयन। देखिए मुझे कोई सवाल रटा वटा नहीं है, आपको लगता होगा कि ये बिना पीपीटी के पढ़ा रहे हैं, कैसे भी पढ़ा रहे हैं। अभी जिस तरीके से हमने आपको थ्योरी बताया कि मोलंस होता क्या है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम बना के दे रहे हैं। देखिए सेट होगा ये। तो 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन, विलयन बन जाएगा। अब जब विलयन बन जाएगा तो उसके दो घटक तैयार हो जाएंगे, एक विलेय होगा, दूसरा विलायक हो जाएगा। तब वो पूछ रहा है कि प्राप्त विलयन में विलेय, विलेय लिख दो, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, बात एक ही है। विलेय तथा विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए। चलिए बन गया सवाल। आप लोग भी अपने से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उठा करके कोई सवाल एग्जाम्पल में फिट कर दीजिए। इसी तरीके किसी अंदाज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एनसीईआरटी आज खोल के जाकर के देख लेना, आप चाहे अंकित देख लेना, आप चाहे उसका एक्सरसाइज देख लेना, चाहे उसका एग्जाम्पल जो दिया गया लगाया वो देख लेना, इसी अंदाज में सब रहेंगे। ये तो मैंने एक आपको नमूना पेश किया है, अभी छोटा सा है, बच्चा सा नमूना है। अब इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी का कराएंगे क्वेश्चन। ये बच्चा लग रहा है तो वो भी बच्चा लगेगा, वो कोई बड़ा थोड़ा ना लगेगा। अब सुनो, इसमें से आपको विलेय और विलायक निकालना है। विलेय और विलायक खींच के बाहर कर लीजिए, पूरी कहानी फिट। ये जो लिखा है तामझाम, इससे कोई मतलब नहीं है। आप विलेय विलायक निकाल के बाहर रख लीजिए। जैसे 6 ग्राम यूरिया को सेंटेंस देखिए, वाक्य कहे क्या रहा है, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोल दिया गया। जल में घोल दिया, जल है तो समझ लो, समझना क्या है, यही है। जल होगा विलायक और ये होगा विलेय, जल होगा विलायक और ये होगा विलेय। प्राप्त विलयन, विलयन बन गया। विलेय का तथा विलायक का मोल अंश की, यानी विलेय का मतलब यूरिया और विलायक का मतलब जल, दोनों के घटकों के मोल अंश की गणना कीजिए। फिर से देखिए, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला गया, घोल दिया गया 72 ग्राम जल में। तो जब जल में घोल दिया गया तो यूरिया घुल गई, किसमें, पानी में। जब पानी में यूरिया घुल गई तो पानी विलायक है, लेकिन जल क्या, हाँ पानी विलायक है यानी जल विलायक है, लेकिन यूरिया क्या है, विलेय है। तो अब हमको विलेय विलायक को निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार। मैंने आपको बताया कहीं भी अगर जो विलेय आए तो इस्माल, जो भी मैंने अभी आपको बताया इसके पहले, इस्माल कहाँ चला गया, ये आ गया फिर, इस्माल यानी विलेय की बात हो रही है, वहां पर इस्माल की चर्चा होगी। तो विलेय का भार बराबर ये 6 ग्राम, एक के आगे लिख दे यूरिया,
NH2CONH2L लिख गई यूरिया, यूरिया लिख गई। अब इसके बाद देखिए विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार का जल 72 ग्राम, 72 ग्राम क्या हो गया जल H2O। ये लो आप सुनो, विलेय का भार स्मॉल w, विलायक का भार कैपिटल W, इसके आगे लिख लो, डिनोट कर लो, इसी के पीछे लिख देता हूं मैं। विलेय का भार का मतलब होगा स्मॉल w, स्मॉल छोटा, हमेशा छोटा ही रहेगा ये। कैपिटल W बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, विलायक है बड़ा, विलेय है छोटा, क्योंकि घुल जाएगा विलायक में, छोटा नाम दे दिया गया, विलायक घोल दे गए, बड़ा नाम दे दिया गया। अब सुनो, विलेय का भार तो निकाल लिया, अणु भार निकालेंगे। अब विलेय का जो अणु भार होगा, विलेय का अणु भार आई मीन यूरिया NH2CONH2, ये अणु भार यानी स्मॉल m, मैं इधर लिख देता हूं स्मॉल m 60, अणु भार निकाल लेना भाई साहब, 60 आएगा, 60 से ऊपर नीचे नहीं आएगा। मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 में भी कराया था, 2 में भी इसका कराया था मैं प्रैक्टिस, 60 आएगा यूरिया। अब है कैपिटल M, कैपिटल M विलायक का भार, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार यानी H2O बराबर क्या अणु भार है, H2O का 18 आएगा, 18 कैसे, हाइड्रोजन का 1 दुगना 2, ऑक्सीजन का 6 8 8 दूना 16 16 2 18 आ गया, H2O का 18, ये का कैपिटल M बोला था। सुनो ये क्लियर हुआ, स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m कैपिटल M, तो जब सब निकल आया ना, तब क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है स्मॉल n कैपिटल N, ये लो स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m, ये हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, फिर लिख दिए, लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख दिए, स्मॉल w बटा स्मॉल m, स्मॉल w क्या दिया है विलेय का भार, यह है भाई साहब 60, 6 अणु भार क्या है 60, भाग करेंगे कर दीजिए 1/6, 1/6 यानी 0.1 10 1 6 4 40 6 पंचे 30, ये 0.15, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, यही आएगा, या तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सॉरी, मुझे लग रहा था गलत है, लेकिन आखिर सामने बात आ ही गई, देखिए कहाँ गलत है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ये यहां हमको करना चाहिए 60, हाँ सही है, 6/60 1/10, 1/10, इतना सरल गलत हो गया, कोई बात नहीं, 0.1 ठीक। अब कैपिटल N निकाल लीजिए, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटा कैपिटल M, कैपिटल W बड़े वाले भाई साहब आ गए, कैपिटल का मतलब होता है विलायक, विलायक का भार कितना दिया है, कहाँ लिखा है 72, कैपिटल N बराबर 72 बटा अणु भार 18, 18 चौका 72, 4 टाइम्स स्मॉल n कैपिटल N निकल आया, बस हमको स्मॉल n कैपिटल N निकालने की आवश्यकता है। अब आप इसके पहले वाले फार्मूले में उठा करके आप पुट कर दीजिए, उठा करके आप पुट कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे फार्मूला लिख देते हैं हम एक बार, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश बराबर, फार्मूला विलेय पूछा स्मॉल n ऊपर लिखो बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मान रख दो, स्मॉल n कितना है 0.1 बटा स्मॉल n 0.1 प्लस 4, 0.1 अपान 4.1, पॉइंट कट गया, 1/41, 1/41
इसका भाग कराइए, कितना आएगा? हाँ करा देते हैं। 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 0.0, ये हो गया 100, 0.0100। अब इसका भाग कराएंगे तो इसका आ जाएगा 40 दूना 80, 120 दो बार में जाएगा, 0.02, ये मोल अंश आ गया। इसके आगे आप ले जाइएगा समय रहे तो, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इतना ही लाया, बाकी आता है मुझे, आगे करेंगे ना तो आ जाएगा। 0.02, 0.02। अब सुनिए, अब इसके बाद विलायक, या तो आप इसको 1 से घटा दीजिए, 1 से आप घटाएंगे तो इसका आना चाहिए 0.97 के आसपास, क्या आएगा? इतना ही आएगा। तो विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश बराबर कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन 4, स्मॉल एन 0.1, फिर इसके बाद 0.1 प्लस 4 बराबर 4 बटा 4.1, 40 बटा 41, 0.97 इतना आएगा, 0.97। ये साइड में लिखा हुआ, थोड़ा देर मैं बोल भी रहा हूं, ना दिखे तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप देख लीजिए 0.97। अब देखिए ये विलेय का मोल अंश आ गया और ये विलायक का मोल अंश आ गया। विलेय का मोल अंश है 0.97, इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं। बोर्ड भी भर गया, लिखें कहाँ? ये सॉल्व कर लीजिएगा आप। 4 बटा 0.1 प्लस 4, 40 बटा 41। अब इधर थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, 40 बटा 41 बराबर 40 बटा 41, ये 40 बटा 41 बराबर 0.997, ये आ गया। ये कैपिटल एन आ गया 0.97 कैपिटल एन, 0.02 स्मॉल एन। इसको आप दोनों को ऐड कर देंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यही कि जब विलयन का मोल अंश निकालेंगे तो विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर विलयन का मोल अंश, और दोनों को जोड़ देंगे तो 0.0999 के आसपास आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। विलयन का मोल अंश बराबर विलेय का मोल अंश 0.02 और विलायक का मोल अंश 0.997, और मुझे लग रहा है आप जोड़ेंगे तो 0.999 के आसपास आएगा। आगे अपना देख लीजिएगा, ये आ गया विलयन का मोल अंश, ये जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ये आ गया। ये हमने आपको मोल अंश बताया एक क्वेश्चन दे करके। अब आप जो है इसके बाद एनसीईआरटी में जाइएगा और उसमें देखिएगा जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल को आप कर लीजिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए ना, उड़ गया, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते थे। हमने सिस्टमेटिक ढंग से सब निकाल दिया, पहले स्मॉल एन कैपिटल एन, फिर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कैपिटल एम, ये सब मैंने रख करके फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करके मैंने दिया 0.999 फाइनल रिजल्ट दिया। इसी को मोल अंश कहते हैं, इसी को मोल प्रभाज्य कहते हैं। अब क्या है, इसके बाद ये मोल अंश हो गया। अब क्या है कि जो अगली वीडियो हमारी होगी, ये हमने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां बताया। अब हम अगला जो बचा है वो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम। इसके बाद क्लियर हो गया पूरा। तो अब आप जाकर के सवाल को लगाएंगे, सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी तो आ तो जाएगा ही, लेकिन लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लगाए जिस तरीके से मैंने एक नमूना पेश किया। तो इस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल में बने रहिएगा, एकेडमिक पॉइंटर। आप YouTube में जाइएगा,
जहां पर सर्च लिखा रहता है वहां सर्च करिएगा एकेडमिक पॉइंटर, ACADEMIC, एकेडमिक पॉइंटर, एकेडमिक पॉइंटर खुली किताब लोगो, ये चैनल का नाम है एकेडमिक पॉइंटर। उसमें जाकर के आप सर्च करेंगे तो हमारी ढेरों सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, सब सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा और देखने के बाद जो है कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल एकेडमिक पॉइंटर हमारे चैनल का नाम है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी 100% कराई जाएगी। जैसे अभी आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है तो हमारी ही कोचिंग से इस एकेडमिक पॉइंटर से 90 प्लस, अंडर 90, 84, 83% बच्चे लाए हैं और हम एक वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों का परिचय भी कराएंगे कि कौन कौन होनहार बच्चे हैं और किस तरीके से तैयारी की और कैसे लाए हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उन बच्चों से परिचय भी कराएंगे कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने 90 प्लस, अंडर 90, 84, 80 जो भी परसेंटेज लाए हुए हैं उनसे मुलाकात भी कराएंगे। तो इस तरीके से आप हमारे एकेडमिक पॉइंटर चैनल में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ साझा अवश्य करिएगा। अब मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। अब कल हम आपको लेक्चर नंबर 4 बताएंगे।